नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। कुछ मीडिया रिपोर्ट में ऐसी जानकारी है, आम हुई है कि राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड से जो चंदा मिलता था वह वर्ष 2024-25 जो वित्तीय वर्ष गुजरा है उसमें वो लगभग 2 गुना से अधिक हो गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2014 में इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया गया था। तो ये उम्मीद थी कि शायद जो तमाम लोग, बहुत सारे आरोप लगे थे, सत्ताधारी दल पे आरोप लगे, तमाम उन दलों पर भी आरोप लगे जिनके राज्य में सरकारें हैं, कि वो लोग काम के बदले अनाज योजना, अनाज मतलब पैसा, सरकारों और सरकारी सिस्टम ने काम के बदले जो उद्योगपतियों के काम किए और चंदे के रूप में पैसे लिए। इसको लेकर बड़ा हल्ला मचा। ऐसा लगा कि बहुत नकेल कसने वाला कदम होगा राजनीतिक दलों पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मीडिया रिपोर्ट जो आई हैं उसके मुताबिक जो आंकड़ा है, 9 इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से राजनीतिक दलों को 3811 करोड़ रुपया चंदा मिला है और इसमें सर्वाधिक 3112 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और इन 3112 करोड़ में एक प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट है। अकेले इस ट्रस्ट ने बीजेपी को 2180 करोड़ रुपया चंदा दिया। तो ये ट्रस्ट कौन है जो इतना सारा जी भर भर के चंदा दे रही? कुछ इस तरीके की वीडियो और खबरें भी आम हुई थी, पता नहीं कितनी सत्य है कितनी नहीं, लेकिन चर्चा चूंकि उनकी मीडिया में हुई, खबर सोशल मीडिया में, तो हम भी चर्चा कर लेते हैं। इस भारत के उद्योग जगत में सबसे ईमानदार जिस ग्रुप की छवि रही है, टाटा एंड सन्स, टाटा के बारे में भी खबर आई कि एक ठेका सरकार से काम का टाटा ने हासिल किया और उसके चंद दिनों के बाद चंदे के रूप में एक बड़ी राशि भारतीय जनता पार्टी को चली गई। तो इस तरीके की चीज़ें, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी इसके जवाब हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की फंडिंग 3 गुना तक बढ़ गई है। ये एक तथ्य है। मुझे नहीं लगता, कुछ लोगों को छोड़कर, लोगों से मुराद है मीडिया संस्थानों से, मुख्यधारा के मीडिया या डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया, उसको छोड़कर आपको इस मुद्दे पर बहस, चर्चा और बहुत सारी खबरें होती नहीं दिखेंगी। इलेक्टोरल ट्रस्टों के माध्यम से राजनीतिक दलों को जो चंदा दिया गया है वो पिछले साल के मुकाबले वित्तीय वर्ष के 3 गुना ज़्यादा है। इस पूरे डोनेशन में सबसे अधिक 82% चंदा, जिसका मैंने जिक्र किया, अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिला है। राजनीतिक पार्टियों ने चंदा लेने का एक नया तरीका अपनाना शुरू किया है। अब बॉन्ड की जगह इलेक्टोरल ट्रस्टों से चंदा दिया जा रहा है। अब ट्रस्ट के बहुत सारे जानकार हैं, वो वकील होंगे या बहुत सारे होंगे, बताएंगे कि ट्रस्ट के जरिए, क्योंकि ट्रस्ट में कोई टैक्स मुझे नहीं लगता कि वो कोई अतिरिक्त टैक्स लगता हो, इनकम टैक्स लगता हो, तो ट्रस्टों के जरिए अब एक नया चलन हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अलग अलग ट्रस्टों द्वारा जमा की गई कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट के अनुसार डोनेशन का करीब 8%, 299 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी को मिला, जो बीजेपी के बाद सर्वाधिक दूसरे नंबर पर है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में कई गुना का अंतर है। बीजेपी को 3112 करोड़ और कांग्रेस को 299 करोड़। बाकी सभी पार्टियों को मिलाकर बचे हुए 10% यानी 400 करोड़ रुपए चंदे के रूप में इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बजाय इलेक्टोरल ट्रस्टों के माध्यम से दिए गए हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को मिला कुल डोनेशन इससे अधिक है, क्योंकि इलेक्टोरल ट्रस्टों के जरिए फंडिंग सिर्फ एक जरिया है। इसके अलावा और भी कई माध्यम हैं जिनसे राजनीतिक दल चंदा लेते हैं। तो आज इस बात को लेकर सवाल उठ रहा है कि भारत में आम आदमी की जो इनकम है, आम आदमी का जो मतलब आमदनी है, वो घट रही है। इसको लेकर तमाम विपक्षी दल हल्ला मचाते हैं, तमाम तरीके की रिपोर्ट्स आती हैं। भारत में रोजगार घट रहे हैं, ये बातें भी बहुत बार बार कही जाती हैं, पता नहीं कितनी सत्य हैं कितनी झूठ हैं,
लेकिन इस पर विपक्षी दल, मीडिया इस सवाल को उठाता रहता है। तो आज मंथन में हम भी ये बड़ा मौजू और महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं कि आपकी जो जेब है, आपकी मेरी भी, वो ढीली है। कहते हैं ना बोलचाल की भाषा की गुरु बहुत ढीला चल रहा है, जेब ढीली है और राजनीतिक दलों की जेब गर्म है। इसी पर बहस। अब भारत में अगर देखें, रोजगार की दर देखें, गरीबी की बात करें, तो नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में गरीबी दर घट रही है, गरीबी कम हो रही है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा अच्छा हमें दिख रहा है, लेकिन क्या हकीकत क्या है ज़मीन में? क्या रोज़गार मिल पा रहे हैं लोगों को? भारत में गरीबी की दर क्या है, उसमें कितना सुधार हुआ है, कितना बेहतर हो रहा है? ये सब आपकी स्क्रीन पर हैं। तरह तरह के आंकड़े हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं, लेकिन अब ये जो आंकड़ों का जाल है ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। ये बहुत अत्यंत उस तरीके के लोग इस पर बहस कर सकते हैं जो बहुत आंकड़ेबाज हों या बहुत अर्थशास्त्र के बहुत जानकार हों, लेकिन हम ज़मीन पर अगर देखते हैं कि किस तरीके से स्थितियां हैं, तो ज़मीन पर परिस्थितियां हैं, उनको लेकर अगर हम बात करें, इस पर पूरा डिस्कशन करें, तो ज़मीन पर तो लोग कह रहे हैं कि नौकरियाँ नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। और अभी जो अमेरिका वाला प्रकरण है, यानी भारत पर जो अमेरिका ने को लगा दिया है टैरिफ को लेकर, अगर आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखेंगे जो मेहनत मजदूरी करते हैं उन फैक्ट्रियों में जहां से एक्सपोर्ट होता है माल, तो आपको हकीकत पता चल जाएगी। मेरे एक बहुत ही जानने वाले व्यक्ति तो एक लेदर फैक्ट्री में काम करते थे जहां बेल्टें बनती थी और वो अमेरिका को एक्सपोर्ट होती थी। पिछले 6 महीने से लाखों रुपए का माल डंप है, क्योंकि जो हैवी टैरिफ है वो दे नहीं सकते, और इस वजह से उन्होंने बहुत सारे कर्मचारियों को निकाल दिया है। जिस सज्जन का मैं जिक्र कर रहा हूं उसमें उनका भी नाम है। तो इस तरीके से रोजगार जाने की खबरें आ रही। हालांकि सरकारें बहुत सारे रोजगार पत्र और नियुक्ति पत्र बांटती रहती हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि ऊंट के मुंह में जीरा जिससे ज़्यादा कुछ है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी और उसके बाद ये स्थितियां। तो आज मंथन में इसी बात की हम चर्चा करें कि राजनीतिक दल मोचन करके, चुनावी मोचन, चुनावी चंदा, इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए अपनी जेबें गर्म करते हैं। जिस पार्टी का 2014 से पहले उसका जो एसेट था वो सैकड़ों गुना बढ़ गया, कार्यालय, मकान, दुकान, धंधे। राजनीतिक दल ऐसा लग रहा कोई कारपोरेट कंपनी चला रहा, कोई काम कर रहा है इस तरीके से। ऐसी स्थिति में हम क्या उम्मीद करें या फिर ना उम्मीद हो जाएं? ये दो बड़े सवाल हैं हमारे सामने। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ इस देश के 2 जाने माने वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। परिचय करा देता हूं, आलोक भदौरिया इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार संपादक हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। और महेंद्र सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जाने माने पत्रकार, विश्लेषक। महेंद्र सिंह भी बहुत ख्यातिलब्ध पत्रकार हैं। बहुत स्वागत दोनों में, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आज आलोक जी और मैं बड़ी ये रूखी सूखी चर्चा है, और ये चर्चा, इस तरह की चर्चा मुझे कहीं दिख नहीं रही है कहीं, लेकिन मेरी नज़र में बड़ी ये अहम चर्चा है, बड़ी महत्वपूर्ण बातें इसमें हैं। तो मैं आलोक जी से शुरुआत करूंगा। आलोक जी, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का झंझट तो सुप्रीम कोर्ट, बवाल, हल्ला और सब इसमें ख़त्म हुआ, लेकिन ये नया मसला शुरू हो गया इलेक्टोरल ट्रस्ट का। और इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए राजनीतिक दलों को बहुत मोटा मोटा पैसा मिल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये खतरनाक है। बहुत सारे वीडियोस वायरल हैं, बहुत सारी जानकारियां सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर हैं, कुछ मुख्यधारा के मीडिया पर भी हैं, कि तमाम जो उद्यमी हैं उनको बड़े ठेके पट्टे दिए गए, उसके बाद उन्होंने राजनीतिक दलों को पैसे दिए। ये खतरनाक है भारत के लोकतंत्र के लिए, क्योंकि अगर ये जो इम्बैलेंस है, अगर राजनीति में, लोकतंत्र में बन गया,
तो फिर बहुत खतरनाक होगा। तो चुनावों का मतलब बचेगा नहीं, और कुल मिलाकर लोकतंत्र भी फिर मुझे लगता है एक मखौल जैसी स्थिति हो जाएगी लोकतंत्र की, क्योंकि सब कुछ अगर मनी पावर डिसाइड करेगी, कॉरपोरेट डिसाइड करेंगे, जाहिर सी बात जो पैसा देगा तो वो डिसाइड करेगा। तो फिर अली की पहाड़ियाँ खोदी जाएंगी, बहुत सारे जंगल काटे जाएंगे, और इससे पहले भी हुआ, ऐसा नहीं कि मतलब ये डाल रहे हैं, बहुत सारा काम पहले वालों ने भी किया है इस तरीके का। लेकिन हम पत्रकारों को कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कर रहा है उसके बारे में बहुत दमखम के साथ में ठोक कर बताना चाहिए, और खाली बचने के लिए और तुलना करने के लिए नहीं इस बात को करना चाहिए कि नहीं साहब फला भी कर रहे हैं तो ये भी कर रहे हैं। हरकेश बहादुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, 2 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे कार्यक्रम में वो जुड़ते हैं। और हरकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आलोक जी, इस पूरे मसले को जो बहुत सुर्खियां बिल्कुल बना मीडिया में, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? धन्यवाद गुरगन जी। ये सारी सूची देखने के बाद मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि जो आरोप लगाता है A1 A2, ये कोई चंदा नहीं देते क्या? कितनी बड़ी बात है भाई, कितनी अच्छी बात है। मतलब सोचिए, इतना देश के इतने सबसे बड़े कॉर्पोरेट है, वो एक चंदा नहीं देते, चवन्नी भी नहीं है। या देते हैं तो कम से कम उस लिस्ट में नाम नहीं आ पाया या कोई पत्रकार सामने नहीं ले आ पाया। जी तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते। मतलब ये लोकतंत्र तो है। ये अलग बात है कि सारे हवाई अड्डे देने के बाद जो 12 अड्डे की हवाई अड्डों की बिड होने वाली है, उसमें भी वो कह रहे हैं उनका कि हम तो इसमें भाग लेंगे, जी क्वेश्चन की मिल भी जाए। जी मेरा ये नहीं है। ये तो चलिए एक हल्का फुल्का एक हो गया टिप्पणी। महत्वपूर्ण चीज ये है कि राजनीतिक दल हमेशा अपने को मतलब किसी भी छानबीन और इन सब से ऊपर रखते हैं। इससे पहले भी होता आया था, वो छोटी छोटी राशि में, धनराशि में चंदा आता था, फिर वो नहीं होता तो फिर उसको एक संस्थागत रूप दे दिया गया, इलेक्टोरल बॉन्ड। तो अब अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट के ये सबसे बड़ी पीठ वाले लोग अगर उसको कह देते हैं कि असंवैधानिक है और उसकी वसूली का कोई निर्देश नहीं देते हैं, तो मान करके चलिए कि ये लोकतंत्र का प्रहसन ही कहा जा सकता है, इससे अलावा नहीं। कोई अगर असंवैधानिक चीज है तो उसकी वापसी का निर्देश क्यों नहीं दिया गया? जी पहला तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जो भी देखेंगे, तो कोई भी सत्ता दल है, अब तो रास्ता दिखा रहे हैं। आपने पहले बॉन्ड के ऊपर किया, अब महत्वपूर्ण ये जो सवाल उठते हैं, क्या उन सवालों की छानबीन होती है? सवाल तो यही उठा हुआ था कि इधर आप इलेक्टोरल बॉन्ड दो, उधर आप ठेका लो। ऐसी कई कंपनियों के नाम भी आए थे, तमाम कंपनियों के नाम आए थे। मैं फिर से नहीं दोहराना चाहता हूँ क्योंकि आपकी बहस कहीं और चली जाएगी। तो अगर ये सीधा सीधा होने लगा कि चंदा दो और ठेका लो, तो ये तो विपक्ष ने आरोप भी लगाया है इस चीज में। और कुछ सूची भी जो आई है, उस सूची में भी ये सब आए हैं। मेगा इंजीनियरिंग से लेकर कई के नाम आए हैं इसमें। अब एक एक करके नाम मैं क्या लूंगा, कम से कम 20 कंपनियों के नाम छापे अखबार वालों ने। पैसा दिया बॉन्ड का और चंदा आए। जी और तो और छोड़िए, दिल्ली का बहुचर्चित, जिसमें चीफ मिनिस्टर तक, तत्कालीन चीफ मिनिस्टर तक को जेल में जाना पड़ा था, वहां भी तो तुरंत मिल गया था, टिकट भी मिल गया था, सब कुछ हो गया था। तो ये सारी चीजें तो साफ है। अब सवाल है कि इसका से कैसे बचेंगे? बहुत मुश्किल है। कैसे बचेंगे? नहीं संभव है बचना। क्योंकि अगर जनता अगर नहीं समझ पा रही है, हम और दुगेन जी, आप और हमारे पैनलिस्ट वालों को इन समझना पड़ेगा कि जो सरकार एक पन्ने का जो विज्ञापन देती है, जरा जरा सी चीजों पर विज्ञापन देती है, एक एक पेज का, अरबों रुपए विज्ञापन में सरकार अपना झोंक देती है, तो किस बात के लिए झोंकती है? के लिए तो झोंकती है ना। मीडिया उसको दरकिनार तो कर नहीं सकता। तो यानी जब प्रेशर ग्रुप में तब्दील हो जाती है सरकार, सरकार के पास में बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारे विभाग हैं। कुछ तो एक ऐसे विभाग भी है, ऐसे विभाग भी हैं जिनको क्षमता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वो रेट डालते हैं, और कन्विक्शन रेट उनकी वो 2% भी नहीं है। तो जी जब इतनी शक्तिशाली सरकार, उसके पास इतने शक्तिशाली जो, मतलब उसके जितने, अब उसको क्या बोले, क्या अनुषंगिक संगठन क्या उचित होगा नहीं होगा, उचित होगा, ये तो हरकेश जी बताएंगे। लेकिन जब सरकारी विभाग अगर इस तरीके से अगर काम करने लगे, छानबीन अगर नहीं कर पाए, तो बड़ा मुश्किल है इसको रोकना। अच्छा, दूसरी बात, मैं कह रहा हूं कि आपने कॉर्पोरेट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने दे दिया।
लेकिन कम से कम कोई तो हिसाब दो। आपने 2019 में कॉर्पोरेट के टैक्स माफ किए, ठीक है, कर दिए, अच्छी बात है। आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। आया? कितना आया? क्या रोजगार बढ़ा? नहीं बढ़ा। अभी हाल फिलहाल एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत की बहुत बड़ी केंद्रीय बैंक है, उसने एक कंजम्पशन, एक मतलब उसके ऊपर कॉन्फिडेंस के ऊपर एक उन्होंने एक रिपोर्ट करी थी। उन्होंने रिपोर्ट लिखी थी कि पिछले 53 53 तिमाहियां, क्वार्टरली रिपोर्ट आती है, जी पिछली 53 तिमाहियों में से इनका जो एक स्केल होता है, 75% का इनके स्केल होता है, जी कि अगर वो 75% से अगर वो इंडेक्स अगर ज्यादा जाता है, तो इसका मतलब कि जो कॉर्पोरेट्स और ये सब कोई भी है, मतलब वो इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो नहीं गया। 53 तिमाहियों में से केवल 10 या 12 तिमाहियों में ही वो 75 से ऊपर गया, यानी 40 तिमाहियों में नहीं गया। एक साल में 4 तिमाही होती है, तो आप इससे अंदाज लगाइए। तो कोई पैसा तो आ नहीं रहा है। अगर प्राइवेट भी अगर नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसको कोई रोक नहीं रहा है, उसको कोई चीज छूट आ रही है, और वो कर क्या रहा है? हमको ये भी तो बताइए। एक और है, मैं आपको थोड़ा सा एक विषयांतर करूंगा थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस मौके पे इस जी आयाम को भी खोलना बहुत जरूरी है। जी आज हमारा कॉर्पोरेट बहुत ज्यादा विदेशी पैसे के ऊपर बैठा हुआ है। लोन, जिसको उसको आर्थिक शब्दावली में इसको लोन कहते हैं। जी तो अगर ये जो लोन पे बैठा हुआ है, 10-11 लाख करोड़ के लोन पे बैठा हुआ पूरा कॉर्पोरेट, मैं केवल दो एक की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूँ। लोन भी तो चुकाना है। एक तो पहले ही उसका जो एक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, उसका जो इंडेक्स की जो मैंने बात की थी, उसका इंडेक्स का नाम है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। जी ठीक है ना? तो अगर आप उसमें तब तक कोई अगर साथी करेगा डिबेट तक, तो उसको बहुत सारी जानकारियां उसमें मिल जाएगी। तो अगर वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहा है, बाहर कर रहा है, और बाहर कर रहा है, तो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर क्या सलाह दे रहे हैं, क्या बताते हैं? उनका ज्ञान आया, विद्वान आदमी है, तो उन्होंने ज्ञान बांटा। आजकल ज्ञान बांटने का बड़ा शौक हो गया है। तो उन्होंने ज्ञान बांटा कि आप इसकी चिंता ना करें कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई सारी कंपनियां बाहर भी अपना पैसा रखती है, वहां भी पार्क करके रखती हैं। यानी एफपीआई आपसे पैसा जा रहा है, वहां से कुछ नहीं आ रहा है, तो आप इस तरीके से कह रहे हैं। रुपए का जो अवमूल्यन हो गया है, ये सारी चीजें। अभी आप बताइए, रुपए का अवमूल्यन से किसको फायदा हुआ? जो जी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी कभी भी जब भी रुपया गिरता है, तो जितने जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं, निर्यातकों को ही फायदा होता है। निर्यातकों को तो नहीं फायदा होता है। हम आयात कितना कर रहे हैं? और सवाल है कि जब आईएमएफ जब आपके आंकड़ों पर जब सवाल उठा देता है, आपके आंकड़ों को सी ग्रेड कहता है, तो इसका मतलब, देखिए, ए बी सी के उनके ग्रेडिंग का बहुत अच्छा है, मैं उसको बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस ये एक लाइन बोलूंगा इसमें सी ग्रेड करते हुए। जी सी ग्रेड का मतलब है कि आपने एडिक्वेट डाटा मुहैया नहीं कराए हैं जो क्रेडिबल है। जी एडिक्वेट डाटा नहीं मुहैया कराए हैं, मतलब जब वो विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है क्या? नहीं, आईएमएफ ने आंकड़ों की विश्वसनीयता के ऊपर सवाल उठाया, उसने कहा कि सी ग्रेड है। जैसे कई बार आप डाटा देते हैं, तो डाटा वो तमाम जगह से मैच नहीं करते हैं। वो अभी भी हमारा, जैसे वो जीडीपी का है, जीडीपी हमारा 8.2 पर पहुंचा दी गई है, तो ये जगह अगर एज होगी, तो वो सब जगह मैच करेगी ना। अब मैच कहाँ कर रही है, आप ये भी तो देखिए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आपका 11.5 के आसपास ही चल रहा है। आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपका कहाँ चल रहा है? मैन्युफैक्चरिंग आपकी कहाँ चल रही है? केवल सर्विसेज के बल पर आप इतना कर लें। सवाल ये है कि आंकड़े बहुत जरूरी होने चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। थोड़ा विषयांतर हो गया, वापस मुद्दे पर लौटते हैं। मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि कॉर्पोरेट कैसे हैं। आप जिसके चंदे की बात कर रहे हैं, मैं उसकी जड़ में बता रहा हूं कि इस तरीके से इनके बीच में खाद पानी दिया जाता है, ये आगे बढ़ते हैं। और फिर जाहिर सी बात है कि आपको तो फिर एक तरफा तो होगा। अभी आपने मोनोपोली देखी, फिर होगा। तो आप चाहे वो ट्रस्ट बना लें, चाहे वैसे बना लें। मेरा तो मानना है कि जो देश के जो 3-4 बहुत बड़े कॉर्पोरेट हैं, इनके चंदा कहाँ है? टाटा के अलावा तो किसी का चंदा क्या आ नहीं रही, लिस्ट में नाम ही नहीं आ रहा है। क्या ऐसा मुमकिन है? जब आधा, मतलब सारे लोग चंदा देने में लगे हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के आधार पर, काम भी उनको मिल रहा है, ऐसे डाटा भी सामने आ रहे हैं, तो हमारे तो बड़े कॉर्पोरेट्स तो देते ही नहीं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि कॉर्पोरेट्स नहीं देते, क्योंकि एक चुनावी सभा में कहा गया था, टेम्पो भर भर के पैसे कहाँ जा रहे हैं। अगर अच्छा आपको याद आता हो, तो एक चुनावी सभा में जी 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 कहा हमारे था कहा था हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि टेम्पो भर भर के पैसे कहाँ जा रहे हैं।
तो सवाल है कि कहाँ जा रहे हैं। वही आज फिर छप गया कि कहाँ जा रहे हैं, 6,000 करोड़ पहुंच गए। दुर्गेश जी। जी जी जी, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है और आलोक जी ने इस पर बहुत सारी आयामों को खोला है। मैं हरकेश जी की तरफ जाऊंगा और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता विजय खेड़ा जी भी आ गए हैं। बहुत स्वागत विजय जी आपका इस कार्यक्रम में। हरकेश जी, आप कभी आप राजनीतिक मशीनरी का एक हिस्सा भी रहे, आप एमपी भी रहे हैं, आपने राजनीतिक दल को भी बहुत करीब से देखा है, दूसरे दलों को भी देखा है। दल चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर ये स्थितियां हो जाएं कि साहब अगर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द कर दिया तो इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से आ जा रहा, फिर अब तो खुलेआम बेशर्मी से गिव एंड टेक है, तब ऐसे में जब ये शर्मी से गिव एंड टेक वाली स्थितियां हैं, वो सारे सारे हम एक तराजू में तोड़ रहे हैं, तब लोकतंत्र, आम आदमी की जेब में जा रहा है कि नहीं जा रहा, आम आदमी की स्थिति क्या जो है, उसको क्या रोजगार मिल रहा है, क्या उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है, इन सब चीज़ों की तरफ गौर करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत आश्चर्यजनक कोई परिणाम हमारे सामने आए हैं, जैसे परिणामों की उम्मीद थी या जैसे परिणामों की हमें एक तस्वीर दिखाई गई थी। उसके बाद राजनीतिक दलों से दनादन आ रहे हैं। फिर दूसरी बात, आलोक जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि अब कुछ भी बताना नहीं चाह रहे हैं, जो कुछ आप पूछिए तो वो कहेंगे कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, ये राष्ट्र विरोधी बात है, इसको नहीं बता सकते। ये एक चरित्र नजर आ रहा है सिस्टम का। हरकेश जी, जो बात आप कह रहे हैं वो सही है, वो कहीं इसमें कोई गड़बड़ी है ही नहीं। ये पूरी सरकार जो है, अभी उनके प्रवक्ता तमाम भी बोलेंगे, जवाब देंगे, तो आप देखिएगा कैसा उल्टा सीधा सब बोलेंगे। ये पूरी सरकार झूठ और तिकड़म की बुनियाद पर खड़ी है। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन करके आए थे तो इनसे बहुत उम्मीद थी, और उम्मीद ये थी कि ये व्यवस्था में जो गड़बड़ियां आ गई हैं उसको सुधारेंगे। लेकिन इन्होंने सत्ता संभालने के बाद शुरू के 5 साल तक तो किसी तरह से मामला ज्यादा उसमें चीजें नहीं दिखाई दी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। थोड़ी बहुत चीजें लोगों को पता चली, लेकिन लोग ये समझते हैं कि व्यवस्था चलाने में कुछ गड़बड़ी हो, लोग इग्नोर करते गए। 2019 के बाद से इस सरकार ने जो तांडव शुरू किया है वो इस देश के लोकतंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त कर रहा है। आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, मैंने ये पाया कि बड़ी बेशर्मी और ढिठाई के साथ, बिना किसी जवाबदेही के, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के फीलिंग के साथ, जो मन में आ रहा है ये लोग कर रहे हैं। जिस तरह से पार्लियामेंट को चलाया जा रहा है, जिस तरह से सब चीजों दरकिनार की जा रही हैं, किसी की बात कहीं नहीं जा रही है, तमाम कमेटियों की मीटिंग वगैरह होती है, उसमें अपोजिशन के लोग जो आवाज उठाते हैं उसको दरकिनार किया जाता है। वो सारी चीजें अगर आप देखिए तो आपको लगेगा ही नहीं कि लोकतांत्रिक मूल्यों की कहीं से भी रक्षा की जा रही है। अगर कोई सवाल ये धड़ से पीछे चले जाएंगे, इमरजेंसी में ये हुआ, उसमें ये हुआ, अरे भाई उस समय बहुत खराब हुआ, मान लिया कि सब खराब हुआ, पिछली सरकारों ने किसी ने अच्छा किया, आप तो अच्छा काम करने के लिए आए थे ना। आप तो बुरी चीजों को खत्म करके अच्छा काम शुरू करने के लिए आए थे। जी आप तो सारी चीजों को तहस नहस करने में लगे हुए हैं। इन्हीं पार्टी के जो पहले मिनिस्टर थे, आर के सिंह जी के बारे में आप जानते होंगे, बिहार के, जी उन्होंने कुछ बुनियादी सवाल उठाए थे, कुछ भ्रष्टाचार के मामले में, जो जो वहाँ भागलपुर में जमीन दी गई है एक इंडस्ट्रियलिस्ट को, उस पर उन्होंने सवाल उठाया। नतीजा कि उतने सीनियर रैंक के आदमी, उनकी पार्टी के जो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, 1 मिनट में पार्टी से आउट कर दिया। यानी जो भी कुकर्म, भ्रष्टाचार करें, अत्याचार करें, अन्याय करें, लोगों को जेल में डालें, कुछ भी करें, केवल अब बाकी इतने रह गया है जो हिटलर और मुसोलिनी अपने विरोधियों के साथ अंतिम क्रिया कर देते थे, उसको उतना हिस्सा अभी शायद बाकी रह गया है। बाकी छोड़ा ही नहीं जो कि न कर रहे हैं। ये फकीर मिनिस्टर बन करके आए थे, फकीर साहब हैं ये, इनके पास तो झोला लेंगे और झोला उठा करके चले जाएंगे। ये आपने अभी आंकड़े दिए हैं, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड बचती है जिसमें कि अपोजिशन की कोई पार्टी इनके साथ चुनाव कर पाएगी? एक SIR का तमाशा हो रहा है जिसे आप देख ही रहे हैं।
ईवीएम में क्या हो रहा है आज तक किसी को पता ही नहीं चला। उसमें इतने तरह के संदेह पैदा हो गए हैं जिसकी किसी सीमा नहीं है। अभी चुनाव में जो पैसा बटा है वहां पर बिहार में 10-10 हजार रुपए जो दिया है, चुनाव जब चल रहा था उस समय भी ये पैसा भेजा जा रहा है। जी जी। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन से कहा गया, इलेक्शन कमीशन कुछ भी उस पर ध्यान नहीं। तो ये इलेक्शन कमीशन की हालत है। अदालत में एसआईआर का मामला आज से नहीं पता नहीं कितने दिन से चल रहा है। इतना ही नहीं हुआ, जब इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का सवाल आया और जब कहा था जस्टिस जोसेफ की बेंच ने कि 3 लोग मिल करके नियुक्त करेंगे इलेक्शन कमिश्नर, उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, लीडर ऑफ होंगे। उन्होंने कहा था कि जब तक कोई पार्लियामेंट कानून नहीं बनाती, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ही पॉइंट था जिसको उन्होंने कहा कि जब तक नहीं बनाती तब तक इस व्यवस्था इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जाए। तुरंत इन्होंने कानून बनाया और उसमें से चीफ जस्टिस को निकाल करके अपना एक नामिनी मिनिस्टर रख दिया। और वहां पर पहले से ही है कि भाई आपका बहुमत है, आप जिसे चाहेंगे नियुक्त कर देंगे। लीडर अपोजिशन चिल्लाते रहे, नाम खाली इतना ही है कि वो विरोध करें, आपको जो मनमाना तरीके से करना है आप करेंगे। अभी इनसे ये सवाल उठाइए, कहीं पिछले किसी इलेक्शन कमिश्नर का नाम लाएंगे? ये का नाम नहीं लेंगे, जो कि वो जिन सरकारों ने उनको बनाया था उनके भी खिलाफ वो काम करते थे। एस.एल. सरदार का नाम नहीं लेंगे, जिन्होंने कि इंदिरा जी के चाहने के बाद भी गढ़वाल में इलेक्शन को काउंटर मार्क कर दिया था। क्योंकि इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि उसको किया जाए, लेकिन फिर भी काउंटर मार्क कर दिया जी। और भी कई इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी साहब वगैरह थे, कई लोग थे जिन्होंने जो काम किया। वो तो उस समय की सरकारें तो अपॉइंट करती थी, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर्स की इंटीग्रिटी क्या थी? आज एक ज्ञानेश कुमार है, इनकी इंटीग्रिटी आप देख लीजिए, ये किसी सवाल पर कहीं बोलते ही नहीं। और ये हजारों रुपया जो आ रहा है का ट्रस्ट के माध्यम से आ रहा है। सबसे बड़ी गलती तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने किया जब उन्होंने कह दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो ये बना हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड वाला। उसके बाद लोग उनके पास गए कि भाई जो इस पर आप कार्रवाई कीजिए, के लिए आप कमेटी बनाइए, जो जांच हुई है वो उन लोगों को जो कि गलत तरीके से पैसा दिए हैं, गलत तरीके से पैसा लिए हैं, उनकी कार्रवाई उन्होंने मना कर दिया कि इस पर हम कुछ नहीं करेंगे। उसका क्या मतलब निकला? अब दूसरे तरीके से पैसा लिया जा रहा है। तो हर तरह से इलेक्शन के सिस्टम को पूरी तरह से भ्रष्ट किया जा रहा है, इसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। अल्टीमेटली इस देश की जनता ही सफर होगी, जिसका कि एक बड़ा हिस्सा तो नहीं कर सकते क्योंकि 36% 37% इनको वोट मिलते हैं। एक हिस्सा ऐसा है जो कि इनको हर तरह से वोट देने के लिए तैयार बैठा है, चाहे वो लाभार्थी के रूप में हो, चाहे इनके विचारधारा के कारण हो, चाहे किसी प्रेजुडिस के कारण हो, चाहे भय के कारण हो, चाहे लालच के कारण हो। एक वर्ग तैयार हो गया है जो ये नफरत का बीज बोया गया है। हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान शमशान, ठीक है, का तमाशा, मंदिर मस्जिद, इस पर एक वर्ग तैयार हो गया है। ठीक वो है, कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है हरकेश जी ने कही है। और जो हम इस पे सवाल उठा रहे हैं कि भाई आम आदमी का जो इनकम है उसको बढ़ाने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? लफ्फाजी छोड़ दीजिए आप, लफ्फाजी बहुत सुन रहे हैं, तमाम सरकारों की सुनते हैं, भी सुन रहे हैं, लेकिन आम आदमी की जो पर कैपिटा इनकम है इस देश में, हम जापान से तुलना करेंगे कि हमारी इकोनॉमी जापान से आगे हो गई, फला से आगे होगी, ढिका से आगे होगी, लेकिन क्या हम पर कैपिटा इनकम यानी आम आदमी के जीवन में क्या मैं बहुत आश्चर्यजनक तरीके से बहुत भारी बदलाव ला पाए? क्या नहीं। तो इन राजनीतिक दलों चंदाखोरी कर करके, चंदा खा खा के, चंदा डकार डकार के, इनका जरूर आश्चर्यजनक रूप से विस्तार हुआ है, बदलाव हुआ है। ये एक नए नए रास्ते निकालते हैं, कभी इलेक्टोरल बॉन्ड और कभी कभी ये इलेक्टोरल ट्रस्ट। और उसके बदले जो भी जिसकी जब भी सरकार रही तो वो उद्योगपतियों को, कॉरपोरेट्स को ठेके पट्टे देते रहें और लेते रहें। पहले थोड़ी बहुत शर्म थी या इतना चीज़ें, मीडिया विजिलेंस नहीं था, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें दबी छिपी नहीं रहती, अब कहीं ना कहीं आम हो जाती हैं। तो एक नया रास्ता निकला कि अगर किसी बात की जानकारी अब आरटीआई से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ये राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है और आपको नहीं देंगे। एक ब्रेक लेना है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
मंथन में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आप ढीली है और राजनीतिक दलों की जेब गर्म है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला सुप्रीम कोर्ट ने जब रद्द कर दिया था, उसके बाद अब जो वित्तीय वर्ष 2024-25 को लेकर जो खबरें आई हैं कि राजनीतिक दलों ने इलेक्टोरल ट्रस्टों के माध्यम से 9 इलेक्टोरल ट्रस्टों के माध्यम से बहुत मोटी राशि उन्होंने एक 3811 करोड़ रुपया चंदे के रूप में, राजनीतिक चंदे के रूप में लिया है। इसमें सर्वाधिक 3112 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जो टोटल का बहुत बहुत बड़ा परसेंटेज है। जाहिर सी बात, इसमें बहुत सारे सवाल भी उठे हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि आम आदमी जो जीवन स्तर है, आम आदमी का जो इनकम है, उसके संसाधन हैं, उसकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों में क्या कोई सुधार आया है? रिपोर्ट्स तरह तरह की आपको पढ़ने को मिल जाएंगी, लेकिन क्या ज़मीनी स्तर पर इस तरीके के सुधार हुए हैं? बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है, मैं बिल्कुल नकार नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके के बदलावों का ढांढस बंधाया गया था, जिस तरीके के बदलावों की तस्वीर, स्वप्निल तस्वीर दिखाई गई थी, वो तस्वीर तो कम से कम नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, राजनीतिकों की तस्वीर जरूर बदली है। उनका जो अर्थगणित है वो बदला है, उनका विकास हजारों सैकड़ों परसेंटेज बढ़ गया है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और ऐसे में जब इम्बैलेंस कभी कभी को मिलता, अगर शक्ति राजनीतिक दलों के पास आर्थिक शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो उसका अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं, करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और मौजूदा वक्त में भी हो रहा है। तो क्या ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है या बहुत बढ़िया बात है कि ठीक है, राजनीतिक सरसब्ज होंगे तो अपने से लोगों को वो जागरूक करेंगे? ये भी सवाल है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता सैयद उज़ैर नज़्म भी आ चुके हैं, बहुत स्वागत है सैयद उज़ैर साहब। महेंद्र सिंह की तरफ जाएंगे। महेंद्र सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, भारतीय पार्टी के विजय खेड़ा साहब हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। के बाद मैं राजनीतिक मेहमानों की तरफ जाऊंगा। महेंद्र सिंह, जो अभी ब्रेक से लौटने के बाद मैंने कुछ सवाल आए हैं, उनको लेकर क्या आप सोच रहे हैं, क्या किस तरह देख रहे हैं? सवाल तो बहुत गंभीर हैं और एक लोकतंत्र के लिए तो बहुत ही ज़्यादा विचारणीय हैं, गंभीर हैं। ये आखिर किस दिशा में बढ़ रहे हैं? राजनीतिक दल, नेता जरूर 7 पीढ़ियों 10 पीढ़ियों के लिए अपना जुगाड़ करके आगे बढ़ते जाते हैं। निश्चित तौर पर वो राजा की कैटेगरी में है आज के समय में। कोई भी नेता अगर आप उसको ऑडिट कर लीजिए ईमानदारी से, पता नहीं कितनी संपत्ति उसके पास होगी, कुछ लोगों को छोड़ के जिन्होंने बहुत सुचिता की राजनीति की, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आमतौर पर जो नेता हैं, जब उन्होंने राजनीति शुरू की और जब किसी पोजीशन पे आप अगर एक निष्पक्ष कोई ऑडिट करे तो पता चलेगा कि कोई सोर्स ऑफ इनकम उस तरीके का नहीं था जो लेजिटमेट हो, लेकिन बावजूद से करोड़ों अरबों की संपत्तियां उनके पास हैं। और तो आम आदमी की बात अगर करना होता तो निश्चित तौर पर वो इस तरीके की संपत्तियों का अर्जन नहीं करते। और राजनीति में आज के समय, कम से कम आज के दौर में, अब कोई आम आदमी की बात करने के लिए नहीं आ रहा। अब मकसद अलग है। सत्ता में सत्ता के जो एक तरीके से कहा जाए कि मलाई खाना है, सत्ता पे को निचोड़ना है, मतलब देश को निचोड़ के अपने पास सब कुछ रखना है, इसके में आ रहे हैं लोग। अब कोई नहीं। तो चुनाव में जो आप चंदे की बात कर रहे हैं, ये तो जो ट्रस्ट के तहत आया है तो बहुत मामूली से चंदा है, बहुत थोड़ा सा चंदा है। अनुमान ये है कि लोकसभा चुनाव में जो 2024 का हुआ, करीब 1 लाख करोड़ से ऊपर का खर्चा हुआ है। ये सरकारी आंकड़े जो हैं, जो ऑडिट के तो बहुत कम होते हैं, तो बहुत वो तो जो एक कैप है उसके तहत सारे कैंडिडेट देते हैं। लोकसभा चुनाव में 95 लाख में कौन सा कैंडिडेट चुनाव लड़के जीतता है? तो ये आंकड़े भी महेंद्र सिंह वही चुनाव आयोग वाले ही हैं, जो चुनाव आयोग को दाखिल किया है राजनीतिक दलों ने, वही वाले हैं। ये असली आंकड़े तो पता ही नहीं। आलोक जी 2 उद्योगपतियों की तरफ इशारा कर रहे थे, वो कह रहे थे उनका तो नाम ही चंदे वाली लिस्ट में नहीं है, और सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी वही लोग हैं। वो चंदे से बाहर हैं, वो अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर्स हैं जो चंदा देते हैं, जो
उनका है, ये जो नंबर 1 में जो चंदा आता है वो चंदा है। और ये इलेक्टोरल ट्रस्ट में चूंकि नाम देने होते हैं तो चुनाव आयोग को इसलिए हमें पता चल रहा है, बॉन्ड में तो वो भी नहीं पता चलता था। तो ये तो बहुत छोटा चंदा है, ये समझ लीजिए कि पार्टियों के कामकाज को चलाने के लिए ये पर्याप्त चंदा है कि भाई रोज का कामकाज कैसे चले, बहुत सारा होता है उनका, ये उसका है। चुनाव लड़ने के लिए इस चंदे से तो कुछ भी नहीं है, एक स्टेट का चुनाव कोई पार्टी नहीं लड़ सकती, इतना चंदा है, कम है। तो ये कोई आसान बात नहीं है। और इसमें आप देखिए कि इसी इसी पैसे की वजह से लोग राजनीति में जा रहे हैं, इसी पैसे की वजह से 20-20 करोड़ रुपए एक एक कैंडिडेट खर्च करता है कि वो 20 करोड़ खर्च करके फिर कितने सौ करोड़ बनाना है। वो एक उसकी निजी संपत्ति कितने सौ करोड़ की बनेगी वो है। दूसरा, पार्टियों के पास वो टॉप के लीडरशिप है, उनके पास उनकी सत्ता बनाए रखने के लिए जो पैसे खर्च होते हैं आजकल, वो कितने सौ हजारों करोड़ रुपए हैं। क्योंकि आज के समय में आप जीत तो गए, आप पद पे पहुंच तो गए, लेकिन आपको वो पद सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल काम है। तो उसको बचाए रखने के लिए आपको कितने सौ करोड़ रुपए चाहिए, कहाँ कहाँ मैनेज करना है, कैसे कैसे मैनेज करना है, वो तमाम चीजें हैं। अगर उनका कोई आंकड़ा लगाए तो बहुत मुश्किल काम है समझ पाना भी कि ये कहाँ से। और कारपोरेट पॉलिटिक्स का जो नेक्सस है, और जिस तरीके से एक तरफा बहुत सारे ठेके दिए जाते हैं, एक तरफा एक खास कुछ खास ग्रुप को बड़े बड़े ठेके मिलते हैं, किसी भी सरकार में हो। अगर ये सरकार के पहले वाली सरकारें भी ऐसे ही किया करती थी। और ये इलेक्टोरल ट्रस्ट का जो है ये भी कांग्रेस का ही लाया हुआ, 2013 में लाया गया था ये कि किस तरीके से चंदा इकट्ठा किया जाए। तो ये कोई अब जब बॉन्ड बंद हुआ तो पुरानी व्यवस्था में आ गए लोग, उन्होंने कहा मतलब कांग्रेस के रास्ते पे चल पड़े, कांग्रेस के रास्ते पे चल पड़े, पैसे वाले मामले में कांग्रेस का रास्ता अपना लिया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो अनुभवी लोग थे और उन्होंने बनाया हुआ था, तो इनको लगा कि ठीक है अच्छा ही रास्ता होगा ये भी, तो ये उस पर चल पड़े। और ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसमें कोई मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, ये ट्रांसपेरेंट है। इसमें कि नाम उन ट्रस्टों को घोषित करना है, ये अलग बात है कि वो किसको देता है, वो किस पार्टी को, अपनी पसंदीदा पार्टी को देता है, और वो ट्रस्ट हाँ, कौन और लोग अभी बना रहे हैं। एक ट्रस्ट जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है, इसने अकेले 2180 करोड़ रुपया दे दिया बीजेपी को। इसको लेकर भी पूछा भैया कौन सा ट्रस्ट है, कौन आदमी है, क्या है मामला है। बिल्कुल, और इसमें नहीं, वो तो पता चल जाए कौन सा आदमी, लेकिन इसमें जो एक खास बात है, मेगा इंजीनियरिंग ने हाँ 2668 करोड़ रुपए दिए हैं। जी और ये वही मेगा इंजीनियरिंग है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के समय में बहुत चर्चा में आई थी। जी। तो आप कि ये तो यही है कि मैं बना लूं, और मैं किसी पार्टी का सिंपथाइजर हूं और मैं बना लूं इलेक्टोरल ट्रस्ट, तो मैं उसी पार्टी को दूंगा ना। कोई ट्रांसपेरेंसी तो बना नहीं रही, कोई चुनाव आयोग बना ले। इससे अच्छा है कि चुनाव आयोग एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बना ले और मैंडेटरी कर दे कि जिसको चंदा देना वहां दो, और उसका कोई फार्मूला हो कि चुनाव आयोग पार्टियों को किस फार्मूले के आधार पे पैसा दे। उनके संख्या बल या उनकी देश भर में प्रेजेंस को लेकर आप बात कर रहे हैं। हाँ, कोई भी एक फार्मूला हो जिस तरीके का भी उनको अच्छा लगे, जैसे राष्ट्रीय कार्यालयों के लिए जमीन आवंटन का है, भाई आप कितने सांसद हैं तो आपको इतनी बड़ी जमीन आवंटन होगा, और इतने बड़े में क्या बनाओ, इस तरह का पहले बना चुके हैं सब ये। हाँ, और उसमें एक कमेटी हो, उसमें तमाम अच्छे ऐसे लोगों को रखें जिसमें कि कोई सवाल ना उठा सके, उस तरीके का हो, और जिस कंपनी को जो चंदा देना हो दे, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं। अब अपनी पसंद के व्यक्ति को इलेक्टोरल ट्रस्ट का ट्रस्टी बना करके ट्रस्ट बनवा लीजिए। और आपको बताऊं, उस इलेक्टोरल ट्रस्टी को जो बनाता है उसको कुछ फायदा नहीं होना, इसमें 5 लाख रुपए ही अधिक उसमें रख सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो 5 लाख में क्या होता है, किसी को ट्रस्ट बना के क्या करेगा कोई, तो इसका मतलब उसको भी इनडायरेक्ट कहीं से और बेनिफिट मिलता होगा ना, वो आदमी कोई जो वाला ट्रस्ट। तो ये बड़ा खेल है कारपोरेट का, पॉलिटिकल पार्टियों का, ये जो लॉबी है, नेक्सस है, ये इस तह तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल काम है कि कैसे पहुंच सकते हैं। अब रही बात कि आम जनता बस इसमें खुश हो ले कि चलो ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपए अगर चुनाव में ये पार्टियां खर्च करती हैं तो कुछ उनके पास ही जाता है, कुछ हेलीकॉप्टर्स जो उड़ा रहे हैं उनके पास जाता है, बाकी सब चुनाव मशीनरी में खर्चा होता है, पंपलेट बनाने में, गाड़ियां बुक होती हैं, टेंट लगते हैं, कुर्सी मेज लगती है, कुछ जो
होते हैं, रैली में मतलब बुलाए जाते हैं, ये इस मनी का साइफनिंग हो जाती है, मतलब कुल मिला के बिल्कुल इसमें जो 5 साल लोकतांत्रिक इसको कह सकते हैं आप कि ये लोकतांत्रिक तरीके से है बंटवारा हो कि जाता है। पूंजीकरण नीचे की तरफ जा रहा है। मैं तो ये मानता हूँ कि 5 साल में नहीं चुनाव, 1 साल में 2 साल में चुनाव कराने चाहिए, जिससे कि जितना लोग कमाए वो फिर नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि कमाना तो हम ही लोगों से है, तो जितना वो नहीं, लेकिन कमाए एक वो बार पूरी वापस। सत्ता पे कब्जा होने के बाद महेंद्र सिंह नहीं देंगे बिल्कुल। ये किसी भी दल का अगर एकाधिकार हो गया तो बिल्कुल नहीं देंगे, अगली बार तो चुनाव नहीं होगा, फिर कोई दल हो। ये तो खतरनाक है। ये मैंडेटरी हो कि आपको चुनाव कराने ही होंगे, और इस तरीके की चीजें तो ये बेहतर है, क्योंकि इसके अलावा आप रोक नहीं सकते। देखिए, चंदा लेने से आप रोक सकते। चंदा एक छोटा सा जो कैंडिडेट भी लड़ता है ना, वो लोकल जो व्यापारी होते हैं उनसे चंदा लेता है, उनके पास लिफाफे पहुंच जाते हैं, उसका कहाँ ऑडिट हो रहा है। तो चंदा तो पॉलिटिक्स में आए ही आदमी इसलिए है कि उसको अपना कोई इनकम का स्रोत नहीं है, को लोगों के ही पैसे से सर्वाइवल करना, कई पीढ़ियों तक के लिए उसका व्यवस्था करना, ये सारी चीजें हैं। देखिए, ओपन है, अब कोई खुलेआम नहीं मानेगा, लेकिन आप उसको देख लीजिए कि जब वो आया राजनीति में, और जब है अभी राजनीति में किसी पद पे विधायक नहीं तो महेंद्र सिंह पर ऐसे माहौल में सुचिता की राजनीति, वो नेता जनता के लिए काम करे, तो बेमानी है ऐसी उम्मीद करना। फिर ये सिद्धांतों के लिए है, बस ये किताब में लिखने के लिए। फिर जनता क्यों बेरहाया करती है, हमारा काम नहीं हो रहा, तलबी ने उसको अधिकार नहीं कुछ करने का। नहीं, मैं मानता हूं कि जनता के बीच से ये लोग आए हैं, मतलब ये भी एक जनता का ही कैरेक्टर शो करता है। जनता ओवरऑल हर आदमी जिसको जहां मौका मिलता है वो करप्शन की जाता है, छोटे से लेके बड़े तक, सिपाही से लेकर के कहीं भी, व्यापारी हो, सिपाही हो, कोई भी हो, सरकारी नौकरी पेशा से इतर भी आप जाए तो वहां भी करप्शन तो आप जड़ों में बैठा हुआ है, वहीं से तो निकल के ये लोग आए हैं, कोई अलग से नहीं है, अलग से दुनिया से नहीं। बड़ी बात है। मैं विजय खेड़ा की तरफ रुकूंगा। विजय खेड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। विजय जी, आप बहुत पुराने लीडर हैं और तमाम राजनीति का ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा है किस तरीके से होते हुए। ये जो मुझे एक बताएंगे, महेंद्र सिंह जी का परिचय देंगे 1 सेकंड की? किसका? महेंद्र सिंह जी थे ना। आप बहुत लेट आए हैं। सिंह जी बहुत जाने माने इस देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं लेट नहीं आया, मैं बिगिनिंग से बैठा हूँ। तो फिर महेंद्र सिंह मैं को आप जान नहीं पाया वो कहाँ थे। दिल्ली से हैं आपको उनका परिचय भी कुछ पूछना है क्या? विशेषज्ञ थे या नेता है? नहीं, मैं नेता नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ। अच्छा, मतलब आपको जो सूट ना करे वो नेता बना दोगे आप, विजय खेड़ा? मतलब मुझे लगता है आप चर्चा करना ही नहीं चाहते हो। मतलब जो आपके सूट करने वाली बात ना करे वो नेता बना दोगे आप उसको। अगर आप कुछ दिन बाद हमें कहोगे कि हम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं या समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अगर आपके मन की बात हम नहीं करेंगे। ये गलत बात। आप बहुत वरिष्ठ व्यक्ति और इस तरह किसी पे कमेंट नहीं करते। मैं कभी आप पे कमेंट नहीं करता और मैं रोकता हूं दूसरे लोगों को। मैं आपको नहीं, पहले हिसाब किताब कर लें तब आप बोलो। हिसाब किताब करिए ना, पहले हिसाब किताब आपसे कर लें, क्योंकि हम छोड़ते नहीं हैं, हम छोड़ते नहीं हैं ना। मैं उन्हें जानता नहीं था तो पूछा, मैंने क्या बोला? मैंने अभी आपके बारे में पूछ लें। आप जब शुरू हैं इतना बड़ा बड़ा लिख कर आ रहा है तो आप जान नहीं रहे उनको क्या है वो। तो महेंद्र सिंह जी मैंने देख लिया, उसके नीचे नहीं है। आ रहा है लगातार, देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। आप इस सारी व्यवस्था में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक धन का हैवी इन्फ्यूजन। तो हो क्या गया यार? मैंने उनसे क्या कहा? मैं आपका यार नहीं हूं विजय खेड़ा, मैं आपका यार नहीं हूं विजय खेड़ा, मैं आपका यार। आप कतई यार नहीं है। मैं बिल्कुल यार नहीं हूं। मैं आपका सम्मान करता हूं, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आपका यार बिल्कुल नहीं हूं। सम्मान करता हूं, लेकिन आपने मैंने पूछा, एक गलत था। हाँ, गलत था, इस वक्त गलत था। गलत आप बोले जा रहे यार, अजीब आदमी हो, फिर आप बोलोगे हम गलत बोल रहे हैं। आपको जाना हो तो चले जाइए। आप अपनी भाषा को संतुलित रखिए, संतुलित रखिए विजय खेड़ा, आप अपनी भाषा को संतुलित रखिए, आप अपनी भाषा को संतुलित रखिए। आप के न्यूज के एडिटर इन चीफ से बात कर रहे हैं, के न्यूज के एडिटर इन चीफ से बात कर रहे हैं। आप अपनी भाषा को संतुलित रखिए। ये कोई मवालियों का मंच नहीं है विजय खेड़ा, ये मवालियों का मंच नहीं है, ये के न्यूज है, ये के न्यूज है, मवालियों का मंच नहीं है। और ये दूसरे चैनल नहीं है जहां जब्त करके भाषा का इस्तेमाल होता हो। मैं बहुत संसदीय तरीके से बात कर रहा हूं।
बोलिए, आप बोलिए कि आपको इस व्यवस्था में, विजय खेड़ा मेरा सवाल सुनिए, आलोक जी बोलिए, आलोक जी एक मिनट, आलोक जी एक मिनट, विजय खेड़ा आप सवाल मेरा सुनिए और आपको देना तो दीजिए वरना क्विट हो जाइए, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको जवाब देना तो दीजिए। मेरा सवाल ये है कि जो इस व्यवस्था में हैवी मनी का इन्फ्यूजन, वो चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हो, मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे दलों की बात कर रहा हूं कि अगर राजनीतिक दलों को एक हैवी मनी इन्फ्यूजन होगा तो ऐसी स्थिति में क्या सामान्य तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चल पाएंगी क्या? इस पर आप जवाब दीजिए। पहले मैं इतने जवाब दे लूं जो 5 लोगों का हुआ है। सबसे पहले मैं जवाब दूंगा माननीय हरिकेश बहादुर जी का, जिनके साथ हमने काम भी किया है, और वो जब सांसद बने थे, मैं समझता हूँ सबसे ईमानदार सांसदों में उनकी गिनती होते हैं, और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से वो इंजीनियर हैं। जो बातें सामने आई है उनका जवाब आवश्यक है। हरिकेश जी ये नहीं जानते कि कांग्रेस पार्टी के जमाने में ये चंदा दिया जाता रहा है? क्या आप नहीं जानते हैं कि जो होते हैं उनको 2 लाख 5 लाख पार्टी की तरफ से अंडरहैंड जाता था? अच्छी तरह जानते हैं हम लोग, हम उस व्यवस्था में रहे हैं, खूब जानते हैं, और प्रमाणित पे मैं कह रहा हूं डिक्लेयर करके कि पैसा दिया, जब ये पैसा ब्लैक से ही पार्टियों को आता था, हर पार्टी प्रत्याशी को पैसा भेजती थी चुनाव में खर्चे के लिए, वो जाते थे नेता लोग। उस समय कोई व्यवस्थाएं नहीं थी और काला धन बराबर बढ़ता था चुनाव, किसी को तकलीफ नहीं हुई। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने कोशिश की इस बात की कि जो ब्लैक धन इस तरह से बढ़ता है कंपनियों का, वो कम से कम इतना सी व्यवस्था हो कि बैंक के थ्रू बॉन्ड से आए। ने एक अच्छा प्रयास किया था, इसीलिए आज ये रिकॉर्ड, आपको 65 साल का रिकॉर्ड बता दो, किस पार्टी ने किसको दिया और किस रईस ने किसको दिया, और कौन से पूंजीपति ने कांग्रेस को दिया, कम्युनिस्ट को दिया। नहीं जी, ये आरटीआई के जरिए मिला है, आरटीआई के जरिए मिला है। आप मत, आरटीआई 2005, सूचना का अधिकार 2005, उसके जरिए हमको सारे अधिकार मिले। बोलिए। अरे आप कैसे मिल सकते हैं भाई साहब, जब वो रिकॉर्ड अंडर हैंड पैसा जा रहा है, बट रहा है, तो कैसे मिल सकता है? तो आज भी बहुत सारे काले धन का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, सारे लोगों के पास है। आप कैसी बात कर रहे हैं? तो जब उसको कोशिश की किसी तरह से बैंक के थ्रू हो जाए, तो आज आपको ये रिकॉर्ड मिला, बिल्कुल बाकायदा किसको क्या मिला। अब दूसरा सवाल ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिला और इतना नहीं, मिला, मैं सवाल ये मेरा सवाल नहीं विजय जी, मैं टोटल लोकतांत्रिक व्यवस्था में धन का इन्फ्यूजन की बात कर रहा हूं। फिर मैं, आपने मुझे आधा घंटे बिठाने के बाद 5 लोगों की बात सुनने के बाद बोला उनकी जनता तक जाए और मेरी आपसे प्रश्नबाजी हो। पहले मैं इनकी जनता के जवाब दूंगा, जो मेरे प्रधानमंत्री के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ बोला गया है, उसका जवाब देना मेरा दायित्व है पहले, क्योंकि उतने सारे प्रश्न इकट्ठे हो गए हैं। और उन्होंने ये अभी बाद में ये कहा इस पार्टी को ज्यादा मिला, तो जो पार्टी लोकप्रिय होगी या जो जिसकी पसंद होगी वो उसको देगा, इसमें क्या गलत बात थी? जो जिसका पसंद है उसको देगा, और जिसको ज्यादा मिलेगा, जो ज्यादा लोकप्रिय है, उसी को ज्यादा ही मिलेगा। पहले कांग्रेस, इस बार भी कांग्रेस को 1600 करोड़ रुपया मिला है, 1400 करोड़ रुपया तृणमूल पार्टी को मिला है। तो इन लोगों को जब इतना पैसा मिला है और बॉन्ड के खिलाफ थे, तो काहे लिए एक्सेप्ट किए थे? आप तो करते ना 1600 करोड़ रुपया डकारने के बाद, फिर आप प्रश्न उठा रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर, जो आपने खुद लेके रख लिया है, उसका जवाब देने के लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ ये कहना ये बॉन्ड की ये थी। दूसरी बात एक और उठाई थी हमारे भाई साहब ने कि बाद में उसका जवाब नहीं दिया गया कि उन्होंने क्यों चंदा दिया, कौन लोग थे। तो उसके लिए भी जानना चाहिए। एक पार्लियामेंट्री एक्ट पास हुआ, उस एक्ट के मुताबिक किसी ने पैसा दिया, अब उस आपको गिल्टी कैसे कह सकते हो? मैंने दिया हो या आपने दिया हो किसी पार्टी को उस समय, तो वो तो एक्ट के अनुसार दिया ना, एक बॉन्ड खरीद के दिया है, तो आज उसको उत्तरदायी कैसे आप ठहरा सकते हैं? ये बातें जानना आवश्यक है। और एक और आपने बात की थी, फिर आपकी बात का जवाब देता हूं, कि आपने वर्ग की बात की थी। तो जब वर्ग एक पर्टिकुलर वर्ग है वोट देता है भारतीय जनता पार्टी को, तो ये वर्गीकरण तो कांग्रेस ने किया है 370 कह के। पहले मुसलमानों कुछ किया, फिर वक्फ बोर्ड आगे किया, फिर माइनॉरिटी एक्ट, मैंने इतनी सारी चीजें कांग्रेस करती रही, तो वो कांग्रेस ने किया है। जब उसकी सीमा हद से पार हो गई, तब जाके हिंदू इकट्ठा हुआ, मंदिर का विरोध आप करते हैं, राम का एग्जिस्टेंस आप मना करते हैं। इन सब कारणों का ये नतीजा हुआ। अब आप अपना प्रश्न कीजिए, 10 प्रश्न कीजिए, 10 दूंगा मैं। ठीक है, अब हो ही गया, सारे प्रश्नों का तो आपने जवाब दे दिया। कांग्रेस के नेता बताइए, कांग्रेस के नेता, भाई ये सब आप लोग करते रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चंदा तो आपको भी खूब मिलता रहा, सही बात भी है, पहले भी अंडर हैंड भी चंदा चलता रहा। ये विजय खेड़ा पहले कांग्रेस में भी थे, तो ये सब जानते हैं सारा सिस्टम। और जो विजय खेड़ा भी कह रहे थे
कि पॉलिटिकल पार्टियों को काला धन मिलता था, बिल्कुल नहीं। अच्छी तरह याद है, मैंने स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर कवर किया कांग्रेस को। मैं जानता हूं कि बाकायदे लिखा जाता था, बाकायदे लिखा पढ़ी में पैसा आता था। कांग्रेस का जो पैसा आता था, एक जीप आती थी, वो पैसा आता था और बाकायदे उसका ऐलान होता था। ऐसे कोई किसी घर में जाकर चुप्पे से कोई दे आता है। बोलिए सैयद उजैर कि भाई आप लोगों के जो कुकर्म है, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। सैयद उजैर भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं जो पहले आप लोग कर रहे थे तो वो सत्कर्म है, और मोदी जी ने कोई व्यवस्था बना तो वो उसको कुकर्म की श्रेणी में कैसे रख दोगे भाई? वो भी सत्कर्म है, क्योंकि पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं चाहिए। सर, ये मोदी जी की जो व्यवस्था है बहुत अलग है। और देखिए, जो हम लोगों ने, एक ऐसा नहीं कि कांग्रेस के ऊपर चंदा मिलता तो और पार्टी को नहीं मिलता था, लेकिन एक जो फील्ड जो थी वो बराबर की थी, सबको मौका मिलता था बराबर से, सबको अरे आप चंदे मिले। लोकप्रिय नहीं ऐसा है, तो नहीं कि आप जनसंघ को चंदा लोकप्रिय नहीं नहीं मिलता है, था, आप कम्युनिस्ट लोकप्रिय पार्टी को नहीं चंदा है। नहीं मिलता था, सबको आप चंदा आप कि आप काम भी मत करो, घर में बैठे रहो। आप लोगों की चर्चा एक हुई। मेरी बात सर थोड़ा सा बहुत कम समय लूंगा, वो समय भी आपके पास नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि सर चंदा तो पहले मिलता था, और अभी एक बात हो रही थी कि शुचिता की राजनीति की बात हो रही थी। उसमें ये बात हुई कि पहले सेवा भाव से राजनीति होती थी। तो ये आपको भी पता है कि आज से 20 साल 25 साल पहले पॉलिटिक्स कॉर्पोरेट नहीं थी। आज की डेट में पॉलिटिक्स दिन ब दिन कॉर्पोरेट होती जा रही है, और एक आम आदमी जो है, एक किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो, अब ये लोग चूंकि सीनियर है काफी हमसे, तो इन लोग को पता होगा, क्योंकि ये दूसरा दौर क्या है। और हम लोग जिस दौर में इस वक्त, एक नेता कोई भी किसी भी दल का हो, उसको अगर वो एक मध्य वर्ग से आता है तो उसको सरवाइव करना मुश्किल है राजनीति में। आज की राजनीति में पॉलिटिक्स कारपोरेट हो गई है। स्टूडेंट के इलेक्शन, स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन बंद हो गए। अब तो छात्र राजनीति समाप्त कर दी सरकार ने एक तरह से, धीरे धीरे करके। जब छात्र राजनीति समाप्त हो गई तो नए नेता कौन आएंगे? या तो किसी नेता का लड़का नेता बन के आएगा, चाहे वो किसी भी दल का हो, या तो किसी जज का लड़का नेता बन के आएगा, या किसी बड़े बिजनेसमैन का लड़का नेता जज बनेगा। नेता क्यों बनेगा भाई? पढ़ लिख कर जाएगा, जज नहीं, बनेगा। बनते हैं, नहीं बन रहे हैं, लोग बन रहे हैं, आज की पॉलिटिक्स में है। और ये छात्र संघ के चुनाव आप ही लोगों ने खत्म। राहुल गांधी वो लिंक 2 कमेटी लेकर आ गए थे और दुनिया भर का सब झंझट हुआ था। 89 में चली गई सर, यूपी से कांग्रेस की सरकार 89 में चली गई। कांग्रेस ने नहीं समाप्त ये सब जो दुनिया भर के हरकतें हुई है ना। और दूसरी बात जो इलेक्टोरल बांड की बात है सर, इलेक्टोरल बांड के लिए हमने लड़ाई लड़ी। और एक चीज ये है, इलेक्टोरल बांड में सबसे बड़ी समस्या ये थी, आप ये बात समझिए कि जो दल ये बोल रहे शुचिता की गई और सामने लाया गया इस चीज को, और पारदर्शिता इसमें, तो पारदर्शिता कैसी है कि जिस कंपनी के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है, अगर उसने चंदा दे दिया तो उसके खिलाफ जांच बंद हो गई। जांच बंद हुई कि नहीं बंद हुई? और एक बैट जो फील्ड जो है वो बराबर है ही नहीं है। आपको एक अभी आज जो आपने लिस्ट जारी की है, दिखाया है, अब ये साहब कह रहे थे कि कांग्रेस को कितना मिला, 8%। आपकी जो लिस्ट आई है, आपने जो आरटीआई से आंकड़े निकलवाए हैं, कांग्रेस को 8% है, बीजेपी को 82% है। इससे ये पूरे और जो समान जितने भी दल हैं उनको कितना मिला है? ठीक है। ये महत्वपूर्ण सवाल है। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी जल्दी से बोलिए, आलोक जी प्लीज, फिर मैं विजय खेड़ा से सवाल जवाब दूंगा इसका जल्दी। खेड़ा जी बहुत जल्दी, खेड़ा जी रिस्पॉन्ड करिए। विजय खेड़ा जी रिस्पॉन्ड। अगली बार 8% भी जनता नहीं देगी। जो आपकी पॉपुलरिटी खत्म हो गई ना, हार गए पूरे हिंदुस्तान भर में, 8% भी नहीं मिलेगा आपकी बार। ठीक है आलोक जी जल्दी से, मेरे पास वक्त नहीं है, 30। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने देना कॉर्पोरेट देता आ रहा है, हमेशा से देता आ रहा है, फायदा मिलता आ रहा है, लेकिन आपको उन नियमों को भी देखना पड़ेगा कि कंपनी एक्ट में आज कंपनी बनती है, उसकी नेटवर्थ होती नहीं है, उससे ज्यादा चंदा दे देती है। तो अगर उससे चंदा अगर कोई ले रहा है और मामला सामने आ रहा है तो उसकी छानबीन करना, अगर आप लोकतांत्रिक हैं, सत्ता में बैठे हैं, तो उसकी छानबीन जरूर करनी चाहिए कि ये कैसे चंदा मिल गया। बस यही जरूरी है। और ट्रांसपेरेंट खुद बताना चाहिए, बजाय आरटीआई के खुद भी बताना चाहिए कि हमको इससे चंदा मिला। और एक शक नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि जूलियस सीजर की पत्नी को भी कहता है ना, नीडल ऑफ सस्पिशन, शक से ऊपर होना चाहिए। ठीक है महेंद्र सिंह, 20 सेकंड में एक टिप्पणी, फिर मैं खत्म करूंगा हरकेश जी के पास जाके। महेंद्र सिंह जी, सीएमएस का आंकड़ा है 2024 में चुनाव हुआ था लोकसभा का, 1400 रुपए एक वोटर पे खर्च हुए थे। तो आप इससे आंकड़ा लगा सकते हैं कि कितना पैसा चुनाव में खर्च होता है। हरकेश जी तो बड़ा खतरनाक मामला है, अनम्यूट करिए जल्दी से। अगर 1400 एक वोटर पे खर्च हो रहा है तो ये तो फिर क्या मतलब इसका? फिर देखिए, ऐसा है कि वोटर पर खर्च तो इस समय बहुत ज्यादा हो रहा है।
वो 1400 का एक आंकड़ा उन्होंने जो दिया, हो सकता है कि उससे भी कहीं हो। एक्चुअली जो रियल डेटा है वो तो सब आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत तरह से छिपा भी दिया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सरकार ने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर लोगों को इतना डराया है कि डर के मारे जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली चीजों की छानबीन की जाए, तो जो कंपनियां घाटे में चल रही थी वो सैकड़ों करोड़ का चंदा दी। यही तो हम लोग चाहते थे कि सबकी जांच हो जाए, ताकि किसको ठेका मिला, किसको क्या मिला, किसने कितना फायदा उठाया, वो सारी चीजें सामने आ जाएं। लेकिन ठीक है, उसको जस्ट सुप्रीम कोर्ट ने ही मना कर दिया। ठीक है, और ठीक है, लाखों लाखों करोड़ रुपया जो माफ किया गया है तमाम कंपनियों का, उसका भी तो फायदा इन्हीं को ठीक है। मिला है। विजय खेड़ा जी, हरकेश जी कह रहे हैं कि जिन कंपनियों का नेटवर्थ भी उतना नहीं है, जिनकी जो कंपनियां घाटे में चल रही थी, वो भी इतना इतना चंदा दे दिए। इस पे क्या जवाब है आपका? बोलिए जल्दी से, 20 सेकंड। एयर इंडिया घाटे में आप लाए, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड आपने बंद कर दिया, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अरे वो कह रहे हैं चंदा देने वाली, इन लोगों ने चंदा थोड़ी दिया मैं है। जो बात कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। सारी कंपनियां सरकारी आपने घाटे में डाल दी थी। तो आप घाटे वाली कंपनियों से चंदा लेंगे प्राइवेट वालों से? ये क्या बात हुई भाई? सारी कंपनियां आपने बर्बाद करनी थी कि नहीं? मैं नाम लिए वो बंद हो गए। जब ये बर्बाद कर रहे होंगे तो आप भी कांग्रेस में ही रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, बहुत बहुत आभार। और वास्तव में ये चर्चा ही अनंत है, क्योंकि मामला जब कहीं फंसता है और आप जब नस दबाइए, स्वाभाविक है कि भाई अगर कोई सही बात, पत्रकार लोग आजकल पकड़ वकड़ तो रहे नहीं कुछ कहीं, लेकिन अगर कहीं कभी कभार धोखे से भी कुछ सही मुद्दा उठा दिए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का